हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आयुष्मान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। हम सिंक्रोनस मोटर यूनिट को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने सिंक्रोनस मोटर के कुछ बेसिक्स के बारे में जानकारी ली थी और ये चीज़ जाना था कि जो सिंक्रोनस मोटर रहती है ना, वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। तो जब अगर वो मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है तो हमने वहाँ पर ये चीज़ भी जानी थी कि इस मोटर को अगर स्टार्ट करना है तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने वहाँ पे पढ़ा था कि हम लोग वहाँ पे मोटर को स्टार्ट करने के लिए 3 सेकेंडरी मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से मेथड थे? वो 3 मेथड थे, जैसे कि पहला था पोनी मोटर मेथड, दूसरा था सिंक्रोनाइजेशन मेथड और तीसरा था डैम्पर वाइंडिंग मेथड। हम लोग इन तीनों के तीनों मेथड्स में क्या कोशिश कर रहे थे? हम लोग ये कोशिश कर रहे थे कि जो मोटर का रोटर है ना, वो रोटर कैसे भी इन तीनों में से किसी भी एक माध्यम से सिंक्रोनस गति के आसपास लाया जा रहा था और जैसे ही वो मोटर का रोटर सिंक्रोनस गति पे पहुंच रहा था ना, उस टाइम पे हम लोग इन तीनों के तीनों सेकेंडरी मेथड्स को मोटर से डिस्कनेक्ट कर रहे थे और ठीक उसी समय पे हम लोग मोटर के रोटर को डीसी उत्तेजन यानी डीसी एक्साइटेशन सप्लाई कर रहे थे। ठीक है, और उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जो रोटर है, वो रोटर और जो स्टेटर है, उन दोनों के बीच में एक चुंबकीय लॉकिंग हो रही थी और मोटर सिंक्रोनस गति से स्टार्ट हो जा रही थी, मतलब रन करने लग जा रही थी। ठीक है, अब आज के लेक्चर के अंदर हम लोग क्या चीज़ जानेंगे? हम लोग ये चीज़ जानेंगे कि जो मोटर रहती है ना, उस मोटर का लोड के ऊपर प्रचालन कैसे रहता है। ठीक है, अब देखिए ना, अब मैंने जस्ट अभी बताया या फिर अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस करा था कि जब भी अपन को मोटर को स्टार्ट करना रहता है ना, हम लोग क्या करते हैं? मोटर को सिंक्रोनस गति तक, मोटर के रोटर को सिंक्रोनस गति तक ले जाते हैं और वहां पे हम लोग क्या करते हैं? डीसी उत्तेजन देते हैं। क्या बोला मैंने? डीसी उत्तेजन का मतलब क्या है? हम लोग वहां पे किसी रूप से डीसी सप्लाई दे रहे होंगे। ठीक है, यानी अगर आप रोटर को डीसी सप्लाई दे रहे हो ना, तो यहाँ पे कुछ एक क्रियाएं कैसी होगी जैसे कि डीसी मोटर के अंदर होती थी। ठीक है, कौन सी क्रियाएं? जैसे हम लोग देख रहे थे ना, कहाँ पे? जैसे अगर अपन डीसी मोटर के अंदर देख रहे थे ना, तो हमने वहां पे एक चीज देखी थी, क्या? कि जब भी अपन डीसी मोटर को सप्लाई देते हैं ना, तो वहां पे डीसी मोटर के आर्मेचर के अंदर एक विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा था। उस विरोधी विद्युत वाहक बल को क्या बोल रहे थे हम लोग? वहां पे उस विरोधी विद्युत वाहक बल को हम लोग बैक ईएमएफ के नाम से जान रहे थे। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे डीसी उत्तेजन का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे भी एक बैक ईएमएफ उत्पन्न होगा, वो भी कहाँ पे? आर्मेचर के अंदर। ठीक है, अब उस मोटर में और इस मोटर में क्या अंतर है? उस मोटर में ये अंतर था कि हम लोग वहां पे जो आर्मेचर है ना, उस आर्मेचर को हम लोग रोटर बोलते थे और यहाँ पे जब भी अपन इंडक्शन मोटर या फिर सिंक्रोनस मोटर की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे जो आर्मेचर रहता है ना, वो स्टेटर होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो विरोधी विद्युत वाहक बल यानी बैक ईएमएफ उत्पन्न होगा ना, वो कहाँ पे उत्पन्न होगा? वो उत्पन्न होगा जो मोटर का स्टेटर है उसके अंदर। ठीक है, अब देखिए ना, जब भी आपने मोटर को स्टार्ट करा, उसका लोड पे प्रचालन करा, तो क्या होगा? जो भी सप्लाई दी ना, उस सप्लाई के विरोध में कौन सा विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है? ईबी। ठीक है, अब देखिए ना, अब जैसे अगर अपन इसकी स्टार्टिंग लोड की भी बात कर, जैसे इसके प्रचालन की बात करेंगे तो क्या होगा? मैंने क्या बोला कि जैसे अगर आपने एक मोटर है, उस मोटर को सप्लाई दी कितनी? V वोल्ट। ठीक है, V वोल्ट देने के बाद क्योंकि यहाँ पे जो उत्तेजन है ना, वो डीसी प्रकार का है, तो यहाँ पे इसकी विपरीत दिशा के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। कौन सा? EB। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और देखिए ना, अब अगर ये एक वोल्टेज आपने सप्लाई दी है और एक विरोधी विद्युत वाहक बल जिसको अपन EB बोल रहे हैं, वो अगर उसके अंदर प्रवाहित होने लग रहा है, तो इसका मतलब उस मोटर के अंदर जो तुल्य वोल्टता रहेगी वो कितनी रहेगी? वो V माइनस ऑफ EB रहेगी। ठीक है, V माइनस ऑफ EB कब रहेगी? जबकि आप यहाँ पे डीसी सप्लाई दे रहे होंगे, दोनों के दोनों। पर आप क्या नोट कर पाओगे? यहाँ पे ये जो V वोल्टेज है ना, ये V वोल्टेज कौन सी वोल्टेज है? ये V वोल्टेज है AC। ठीक है, कौन सी वोल्टेज है? AC वोल्टेज है। इसका मतलब क्या होगा? अगर आप AC वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई दे रहे हो ना, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग ये जो अपन ने बीजीय योग कर रखा है ना, ये बीजीय योग का अपन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं? इस बीजीय योग का हम लोग उपयोग नहीं कर पाएंगे। और अगर बीजीय योग का उपयोग नहीं कर पाएंगे तो कौन सा करते हैं हम लोग AC के अंदर? हम लोग यहाँ पे सदिश राशियों को उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? अगर आप इन दोनों की दोनों वोल्टेजेस को बनाओगे ना, तो जैसे अगर वोल्टेज सदिश राशि के अंदर ये V वोल्टेज सप्लाई दी जा रही है, क्या बोला मैंने? ये V वोल्टेज सप्लाई दी जा रही है ना, तो जो इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा विपरीत दिशा के अंदर,
वो इसके विपरीत दिशा के अंदर ही अपने को बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे विपरीत दिशा के अंदर ही बनाना पड़ेगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, ईबी बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से उस मोटर के अंदर दोनों के दोनों विद्युत वाहक बल उत्पन्न होंगे। ठीक है, अब देखिए ना, अब ये जो मोटर अपन ने स्टार्ट करी है, तो स्टार्ट होने पे 3 स्थितियां मोटर के अंदर होती है। क्या स्थिति, देखिए ना, पहले तो अपन क्या करेंगे, उस मोटर को नो लोड के ऊपर स्टार्ट करके देखेंगे। क्या बोला मैंने, नो लोड के ऊपर स्टार्ट करके देखा। ठीक है, अब जब भी आपने नो लोड के ऊपर स्टार्ट कराना, तो वहां पे भी 2 स्थितियां होंगी। क्या, एक स्थिति तो ये, जब आप उस मोटर को आदर्श मान रहे हो। आदर्श मोटर का मतलब क्या हो गया, उस स्थिति के अंदर उस मोटर के अंदर किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होगी। ठीक है, और दूसरी स्थिति क्या होगी, आप एक्चुअल यानी प्रैक्टिकल मोटर की बात कर रहे हो। उस स्थिति के अंदर क्या होगा, वहां पे जो विद्युत वाहक बल रहेंगे ना, उन विद्युत वाहक बलों के अंदर कोई ना कोई प्रकार की क्षतियां हो रही होगी। और तीसरी स्थिति कौन सी रहेगी, तीसरी स्थिति होगी जब आप उस मोटर को लोड के ऊपर प्रचालित करोगे। ठीक है, तो अपन तीनों स्थितियों को अगर अपन स्टडी करते हैं, तो जो पहली स्थिति रहेगी, जब आप बोल रहे हो, फर्स्ट स्थिति, जब आप बोल रहे हो कि मोटर के अंदर किसी भी प्रकार की क्षति नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं, क्षति नहीं है। क्या बोल दिया मैंने, क्षति नहीं है। अब देखिए ना, जब भी अगर मोटर के अंदर क्षति नहीं होगी ना, इसका मतलब क्या होएगा कि मोटर के अंदर जो भी आपने विद्युत वाहक बल सप्लाई दिया है ना, उस विद्युत वाहक बल के जस्ट बराबर वहां पे बैक ईएमएफ उत्पन्न होगा। और अगर बैक ईएमएफ बराबर रहेगा ना, तो यानी जैसे ये ईएमएफ और ये वोल्टेज अगर बराबर है ना, तो जो तुल्य वोल्टेज यहाँ पे बनेगी उस मोटर के अंदर, वो कितनी होगी, इसको इसमें से अगर अपन सदिश राशियों को माइनस करेंगे ना, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी वो कितनी आएगी, 0 वोल्टेज आएगी। क्या आएगी, 0 वोल्टेज आएगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्षतियां हो ही नहीं रही है। ठीक है, अब इस स्थिति के अंदर अगर वोल्टेज 0 आ रही है ना, तो अगर आर्मेचर का कुछ भी प्रतिरोध हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आरए मान रहे हो, तो आर्मेचर का कुछ भी प्रतिरोध हुआ, तो वोल्टेज में से अगर आपने प्रतिरोध का भाग दिया, तो वहां पे जो धारा प्रवाहित होनी है, जिसको अपन बोल रहे हैं आईए, वो इस मोटर के अंदर से प्रवाहित ही नहीं होगी। क्यों नहीं हुई, क्योंकि वोल्टेज का योग कितना है, 0 है। ठीक है, तो पहली स्थिति जब मोटर के अंदर किसी भी रूप से क्या प्रवाहित नहीं हो रही है, विद्युत क्षतियां नहीं हो रही है, उस स्थिति के अंदर आर्मेचर करंट कितना रहेगा, 0 रहेगा, और ऐसा कुछ उसका वेक्टर बनेगा। अब दूसरी स्थिति देखते हैं, देखिए ना, अब दूसरी स्थिति का मतलब क्या है कि उसके अंदर क्षतियां होंगी। ठीक है, क्या होंगी, क्षतियां होंगी, पर वो उसमें अपन ने लोड कनेक्ट नहीं कर रखा है। क्या कनेक्ट नहीं कर रखा है, लोड कनेक्ट नहीं कर रखा है। तो उस स्थिति में क्या होगा, देखिए ना, जब अपन इसकी वर्किंग पढ़ रहे थे, तब मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी अपन मोटर को लोड के ऊपर कनेक्ट करते हैं ना, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो रोटर और स्टेटर है ना, जैसे अगर ये स्टेटर है और ये जो रोटर है ना, इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, एक एंगल बन जाता है, जिसको अपन अल्फा से प्रदर्शित कर रहे थे। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने इसके बारे में डिस्कस करा था। ये जो अल्फा एंगल था ना, इस अल्फा एंगल का मतलब क्या था, इसको अपन बोल रहे थे लोड एंगल। क्या बोल रहे थे, लोड एंगल। ठीक है, अब देखिए ना, जैसे ही आपने एंगल देखिए ना, जैसे ही आपने उस मोटर के अंदर क्षतियां करी ना, मतलब शक्तियां उसके अंदर होने लगी ना, तो क्या होगा, यही स्थिति पैदा होगी। क्या स्थिति पैदा होगी कि ये जो एनएस है ना, एनएस मतलब जो स्टेटर है, उस स्टेटर का उत्तरी ध्रुव, और जैसे अगर यहाँ पे जो रोटर है उसका अगर यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है, जैसे एस साउथ पोल रोटर अगर अपन ने बना दिया, तो इन दोनों के बीच में जब भी लॉकिंग होगी ना, उस टाइम पे इन दोनों के बीच में एक एंगल उत्पन्न हो जाएगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे। ठीक है, तो ये अल्फा, देखिए मैंने क्या चीज बताएगी कि ये जो मोटर रहती है ना, इस मोटर के अंदर किसी भी रूप में अगर आप लोड लगा दो या लोड नहीं भी लगाओ ना, दोनों की दोनों स्थिति के अंदर सिंक्रोनस मोटर की जो गति रहती है वो कितनी रहती है, वो हमेशा सिंक्रोनस गति के बराबर ही रहेगी, जो कि कितनी रहती है अपने को पता है, 120 F/P। ठीक है, किसी भी रूप से वो क्या नहीं होती है, चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए ना, मैंने क्या बोला, इन दोनों के बीच में एंगल हो गया, तो उस एंगल को अगर अपन पहले बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने क्या बोला कि अगर V वोल्टेज वहां पे प्रवाहित हो रही है, अब क्या हुआ, इसके अंदर क्षति हो गई। क्षति होने का मतलब क्या हो गया, ये जो रोटर है ना, इस रोटर के ऊपर कोई ना कोई भार पड़ा। ठीक है, भार पड़ने का मतलब मैंने क्या बताया, इन दोनों के बीच में एक एंगल आ जाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अल्फा यानी लोड एंगल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो बैक ईएमएफ है ना, ये बैक ईएमएफ अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कुछ एंगल पीछे, कितना एंगल पीछे, अल्फा एंगल पीछे हो जाएगा। कितना एंगल पीछे हो गया, अल्फा एंगल पीछे हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पे और यहाँ पे अंतर क्या हो जाएगा, जैसे ये एंगल पीछे हुआ ना, वैसे ही इन दोनों वोल्टेजेस का जो तुल्य वोल्टेज रहेगी ना, अगर आप उस तुल्य वोल्टेज को ई आर से प्रदर्शित करते हो, यहाँ पे तो वो कितनी थी ई आर, यहाँ पे तो जो ई आर था ना वो क्या था, 0 था, जो कि इन दोनों का क्या था, सदिश एक तरीके से योग था। ठीक है, यहाँ पे योग था। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर आप बात करोगे ना, अब योग के अंदर आपके दिमाग के अंदर होगा ये माइनस क्यों लिखा, माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो सदिश राशि है ना, इसके विपरीत दिशा के अंदर है। विपरीत दिशा के अंदर जब भी राशि होती है उसको अपन क्या लिखते हैं, माइनस के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए ना, अब इस केस की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो गई ये वोल्टेज जो आपने सप्लाई दी है, यहाँ पे क्या होगी, ये जो विद्युत वाहक बल जिसको अपन बैक ईएमएफ बोल रहे हैं इसके अंदर उत्पन्न हो रहा है, तो इन दोनों की तुल्य इसके अंदर वोल्टेज प्रवाहित होगी, जिसको अपन कैसे प्रदर्शित करेंगे, उसको ऐसे कहीं पे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, जिसको अपन ने यहाँ पे ई आर बोल दिया। आप क्या नोट कर पाओगे, यहाँ पे तो ई आर की वैल्यू ही नहीं थी, जैसे इसके अंदर क्षतियां होने लगी ना, यहाँ पे एक ई आर की वैल्यू आने लग गई, और क्योंकि ये ई आर आ रहा है यानी इसकी कोई ना कोई वैल्यू है ना, इसका मतलब क्या होगा, ये जो जीरो अपन कर रहे थे, 0/RA कर रहे थे ना, वहां पे कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, जैसे x ही आ गई, तो वैल्यू आने से यहाँ पे IA भी प्रवाहित होने लग जाएगा, और IA प्रवाहित हुआ नॉर्मल स्थिति के अंदर, तो वो कहाँ पे, इस वोल्टेज से कहीं पे पीछे, जैसे अगर अपन ने फाई एंगल पीछे बोल दिया तो यहाँ पे वो प्रवाहित होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये स्थिति यहाँ पे होती है। अब देखिए नहीं, यहाँ पे क्या होएगा, जैसे ही क्षतियाँ होती है ना, तो क्षति होने का मतलब क्या है कि जो मोटर है ना, वो मोटर ये कोशिश करेगी कि जो भी क्षति हो रही है ना, उस क्षति की पूर्ति कैसे करती थी वो, जैसे अगर अपन डीसी मोटर्स की बात कर रहे थे ना, तो डीसी मोटर्स के अंदर क्या कोशिश कर रही थी, वो क्षति की पूर्ति के लिए वहां पे क्या कर रही थी, मोटर अपनी चाल को धीमा कर लेती थी, और धीमा करने के बाद वो क्या कोशिश करती थी कि लोड के अंदर जो भी कमी आ रही है ना, वो कमी को पूर्ति करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, धारा एक्स्ट्रा खींची जा रही थी वहां पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ना, वहां पे क्या कर रहे थे अपन, गति को धीमा कर रहे थे, यहाँ पे गति धीमी नहीं हो सकती। क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे गति धीमी नहीं हो सकती, गति धीमी नहीं हो सकती क्यों, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर है, सिंक्रोनस मोटर की गति हमेशा ns के बराबर ही रहेगी। ठीक है, और अगर गति धीमी नहीं होगी ना, तो इस मोटर को जो भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना, वो एक तो IA में करना पड़ेगा और एक फाई के अंदर करना पड़ेगा। फाई का मतलब देखिए, इसका कोसाइन एंगल होता है क्या, cos फाई, जिसको अपन शक्ति गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में एडजस्टमेंट होएगा, किस केस के अंदर, इस मोटर के केस में, सिंक्रोनस गति के केस में। यहां पे एक चीज और ध्यान में रखने वाली है कि ये जो EB का मान है ना, ये EB का मान भार के ऊपर किसी भी रूप से नहीं निर्भर करेगा। मतलब अगर आपने वहां पे छेड़छाड़ भी करी ना भार के अंदर, तो ये EB चेंज नहीं होएगा। क्यों, क्योंकि ये EB है ना, ये किसके कारण प्रेरित हो रहा है, ये प्रेरित हो रहा है जो भी आपने इसको मोटर को, रोटर को DC सप्लाई दी है। ठीक है, यानी अगर आपको इससे छेड़खानी करनी है ना, तो इससे छेड़खानी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस मोटर के रोटर की DC सप्लाई को आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिला के अगर मोटर को उस क्षति की पूर्ति करनी है ना, तो ये चेंज नहीं होएगा, सप्लाई भी चेंज नहीं हो सकती है, यानी ये दोनों चेंज नहीं हुआ तो ER भी चेंज नहीं होएगा। अब जो शक्ति होती है वो क्या होती है, P = VI cos फाई रहती है। ठीक है, क्या रहती है, cos फाई रहती है। अब ये V यहाँ पे क्या है, ये तुल्य बोलता है, यानी ER है। अब ER चेंज नहीं होएगा तो शक्ति को पूर्ति करने के लिए दो चीजें कौन सी बची जो पूर्ति करेगी, एक तो I और एक cos फाई, यानी ये यहाँ इस केस के अंदर IA और cos फाई, ये दोनों अपने आप को एडजस्ट करेंगे, यानी अपनी वैल्यूज को बढ़ाएंगे और मोटर की क्षति की पूर्ति करेंगे। ठीक है, तो ये दूसरी स्थिति होगी। अब जैसे तीसरी स्थिति की बात करेंगे, तीसरा केस मैंने क्या बताया था भाई, एक तो नो लोड की कंडीशन, एक नो लोड के ऊपर बिना क्षति की कंडीशन, एक हो गई क्षति की कंडीशन। अब तीसरी स्थिति क्या है कि जब आपने उसको लोड से कनेक्ट कर दिया, किससे कनेक्ट कर दिया, लोड वहां पे लगा दिया। अच्छा, लोड जैसे ही लगाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, लोड जैसे ही आपने लगाया ना, लोड लगाते ही ये जो एंगल है ना, ये एंगल और बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, मैंने बताया कि जैसे ही क्षतियां होने लगती है ना, वो जो रोटर है ना, वो रोटर थोड़ा सा लैग करने लग जाता है। ठीक है, तो थोड़ा लैग अगर क्षतियों पे हो रहा है, तो जैसे ही आपने यहाँ पे लोड कनेक्ट करा ना, ये लैगिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये लैगिंग जब भी हो रही है, मैंने क्या बोला, अगर लैगिंग हो रही है ना,
तो लैगिंग होने के साथ कभी भी रोटर की स्पीड के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस ये एंगल लैग कर जाएगा इलेक्ट्रिकल रूप से। ठीक है, तो इस स्थिति का अगर अपन ये वेक्टर बनाते हैं तो क्या स्थिति रहेगी, ये v रह जाएगा और ये जो EB है ना, ये EB इससे थोड़ा और पीछे हो जाएगा, जैसे थोड़ा सा और पीछे हो गया, जैसे मैंने ये यहाँ पे बना दिया और ये एंगल क्या आ गया, अल्फा एंगल आ गया। ठीक है, ये जैसा लोड एंगल है। ठीक है, जैसे ही आपने लोड लगाया ना वैसे ही क्या होगा, ये जो एंगल है ये एंगल क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे ये EB बन गया। अब जैसे ये इंक्रीज हुआ ना, अब यहाँ पे अगर आप सदिश राशि को बनाओगे ना, इस ER को, इसके जो तुल्य वोल्टेज है, तो आप क्या नोट कर पाओगे, देखिए ना यहाँ पे ये जो ER है ना, इस ER की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे ही आपने लोड बनाया, लोड बढ़ाते ही किसकी वैल्यू बढ़ गई, ER की वैल्यू बढ़ गई। और अगर ER की वैल्यू बढ़ी ना, तो अपने को क्या पता है, ER बटा RA क्या होएगा, IA होएगा। ठीक है, यानी जैसे ही ER बढ़ा ना, ER बढ़ते ही आर्मेचर का प्रतिरोध तो फिक्स है, आर्मेचर का प्रतिरोध अगर फिक्स है, ER अगर बढ़ गया तो ये जो IA है ना, इस IA का मान भी बढ़ जाएगा और IA का मान बढ़ जाएगा तो ये कुछ ऐसे वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पे कोई ना कोई एंगल हो जाएगा, ऐसे करके स्थिति आ जाएगी। यानी मतलब क्या रहा, देखें ना, इसका मतलब क्या रहा कि सिर्फ और सिर्फ क्या प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पे, जैसे ही आपने लोड कनेक्ट किया ना वैसे ही अल्फा बढ़ गया, यानी लोड एंगल बढ़ गया। लोड एंगल बढ़ने के साथ ER भी बढ़ गया। ठीक है, अल्फा बढ़ गया, ER बढ़ गया। ठीक है, और क्या बढ़ गया, IA बढ़ गया। ठीक है, तीनों की तीनों चीजें बढ़ गई। ठीक है, तो ये तीन की तीन स्थितियां होती हैं किसके ऊपर, लोड के प्रचालन के अंदर। अब देखिए ना, यहाँ पे लोड प्रचालन के बाद एक और बात आती है कि ये जो मोटर रहेगी ना, इसका उत्तेजन अपन कैसे कर रहे हैं, उत्तेजन का मतलब ये जो EB है ये अपन सप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए ना, ये जो EB है ना, ये तीन प्रकार से सप्लाई किया जा सकता है। तीन प्रकार से कैसे, देखिए ना, या तो ये होएगा EB V के बराबर। ठीक है, कैसे होएगा, EB V के बराबर। एक रहेगा अगर EB V से बड़ा है और एक रहेगा EB V से छोटा रहेगा। ठीक है, ये तीन स्थितियां होती है। ठीक है, इन तीनों स्थितियों को हमने नाम दिए हुए हैं इस मोटर के केस के अंदर। कैसे, ये अगर ये केस रहेगा ना तो इसको हम लोग बोलते हैं सामान्य प्रचालन। क्या बोलते हैं, सामान्य उत्तेजन, सॉरी है ना, सामान्य उत्तेजन। ठीक है, और ये जो दूसरा केस है, इसके अंदर अगर EB बड़ा है तो इसको अपन बोलते हैं अति उत्तेजन, अति उत्तेजन। ठीक है, और जो तीसरी स्थिति है ना, तीसरी स्थिति को अपन बोलते हैं कम उत्तेजन। क्या बोल रहे हैं, कम उत्तेजन या अल्प उत्तेजन, दोनों नाम दे सकते हैं अपन। ठीक है, तो अब हम लोग जैसे इन तीनों केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर आपने इस EB को छेड़ा, क्या बोला मैंने, EB को छेड़ा, जैसे तीनों स्थिति को अपन अभी डिस्कस करेंगे और ये चीज देखेंगे कि अगर आप दोनों स्थिति, मतलब जैसे अगर अपन EB को पढ़ रहे हैं, इस केस को पढ़ रहे हैं जैसे सामान्य उत्तेजन को, तो इसके अंदर भी दो केस देखेंगे। क्या केस देखेंगे कि अगर आप लोड कम देते हो तो क्या प्रभाव पड़ता है और लोड ज्यादा देते हो तो क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो एक एक करके अपन इन तीनों चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी जो अपना नया टॉपिक हो जाएगा वो टॉपिक क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस मोटर का लोड प्रचालन। क्या बोला अपन ने, लोड प्रचालन। लोड प्रचालन किस स्थिति के अंदर, किस स्थिति के अंदर, जब आप उत्तेजन तो समान रख रहे हो। क्या बोल रहा हूं मैं, उत्तेजन समान। ठीक है, और समान और लोड परिवर्तन, लोड परिवर्तन। ठीक है, अब इसके अंदर भी अपन सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में, हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं सामान्य उत्तेजन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, सामान्य उत्तेजन। ठीक है, अब सामान्य उत्तेजन का मतलब जस्ट अभी मैंने बताया, सामान्य उत्तेजन का मतलब क्या है
कि इस केस के अंदर जो बैक ईएमएफ है ना, वो बैक ईएमएफ जो सप्लाई वोल्टेज है उसके बराबर रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सामान्य उत्तेजन। ठीक है, अब यहाँ पे अपन दो स्थितियां देखेंगे। दो स्थितियां कौन सी, एक स्थिति तो देखेंगे कि जब आपने लोड कम दिया है, ठीक है, लोड कम दिया है, और दूसरी स्थिति देखेंगे जब लोड आपने बढ़ा दिया वहीं पे। ठीक है, दोनों की दोनों स्थिति के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे, यानी देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो उत्तेजन है ना, वो उत्तेजन दोनों की दोनों स्थिति के अंदर क्या रहे, समान रहे। कौन सा वाला, सामान्य उत्तेजन वाला। ठीक है, अब देखिए ना, इस केस के अंदर क्या होगा, यहां पे अगर अपन देखेंगे ना, तो यहां पे क्या रहेगा, लोड रहेगा। ठीक है, पर और जब लोड रहेगा तो ये चीज फिक्स है कि वहां पे क्या रहेगा, वहां पे क्षतियां भी रहेंगी, और जो ईबी है ना, वो ईबी कोई ना कोई, जैसे अगर अल्फा एंगल है ना, उस अल्फा एंगल से क्या करेगा, लैग कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर अपन यहां बनाने की कोशिश करते हैं, तो मैंने क्या बोला, देखिए फर्स्ट केस जिसके अंदर अपन लोड कम ले रहे हैं, तो वहां पे अपन ने सप्लाई क्या दी, वी सप्लाई दी। ठीक है, दोनों केसेस के अंदर मतलब अपन कम लोड में और अधिक लोड, दोनों के दोनों केसेस के अंदर जो सप्लाई रहेगी ना, वो सप्लाई कितनी देंगे, वी ही देंगे। ठीक है, यानी अब देखिए ये वी सप्लाई दी ना, अब जो बैक ईएमएफ रहेगा ना, वो बैक ईएमएफ या जो उत्तेजन रहेगा ना, वो उत्तेजन किसके बराबर रहेगा, इसके बराबर ही रहेगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो, अगर उस उत्तेजन को बनाते हो ना, तो ये किसके बराबर रहेगा, वो जो भी आपने उत्तेजन दिया, जैसे अगर अपन ने यहाँ पे उत्तेजन दिया कितना, ईबी। ठीक है, इस केस के अंदर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, अल्फा 1 अपन बोल देते हैं, और इसको भी ईबी 1 बोल देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसी के अंदर अपन कोशिश करेंगे कि दोनों के दोनों लोड को अपन यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही आपने अल्फा 1 एंगल और यहाँ पे ये वोल्टेजेस दी, देखिए इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल है, कोई ना कोई एंगल है। इसका मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे जो तुल्य वोल्टेज बन रही थी ना, वो तुल्य वोल्टेज बनेगी। ठीक है, किस केस में नहीं बनती, उस केस में नहीं बनती जब ये वोल्टेज और ये जो बैक ईएमएफ है, ये दोनों विपरीत दिशा के अंदर रहते हैं और दोनों की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, यहाँ पे दोनों की वैल्यू तो सेम है, पर ये दोनों विपरीत दिशा के अंदर नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पे कोई ना कोई तुल्य क्या उत्पन्न होगा, यहाँ पे तुल्य विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसको अपन किससे प्रदर्शित करेंगे, ER से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, जैसे इसको ER1 बोल दिया अपन ने, तो ये देखिए ना, ऐसे कुछ ये उत्पन्न हो गया। अब ER1 अगर वोल्टेज रहेगी ना, तो इसका मतलब क्या रहेगा, अपने को क्या पता है कि वही चीज देखिए ना, जैसे ER1 रहेगा यानी कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, तो बटा में अपने को क्या करना पड़ेगा, आर्मेचर का प्रतिरोध लिखना पड़ेगा। यहाँ पे AC है तो आप प्रतिरोध की जगह सॉरी है ना, यहाँ पे क्या लिखोगे, ZA लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी किसकी, IA की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे IA भी प्रवाहित होएगी और यहाँ पे इसका कोई ना कोई एंगल भी रहेगा, जिसको अपन IA को क्या बोलेंगे, ER1, क्या बोले, सॉरी IA1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, IA1। ठीक है, ये कौन सी स्थिति रहेगी कि आपने क्या करा, सिर्फ कम लोड दिया। अब इसी मोटर के अंदर आप क्या कोशिश करोगे कि जो लोड है ना, वो लोड क्या कर दो, आप बढ़ा दो। तो अपने को क्या पता है, जैसे ही लोड बढ़ता है ना, जैसे ही लोड बढ़ने के साथ साथ ये जो अल्फा एंगल है ना, ये भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या बोल दिया मैंने, ये अल्फा एंगल भी बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बारे में अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे ही ये अल्फा बढ़ेगा ना, तो जो नेक्स्ट जो उत्तेजन रहेगा ना, वो क्या होएगा, इससे पीछे हो जाएगा। और कहाँ हो जाएगा, यहाँ कहीं इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू होने पे यहाँ पे जो एंगल है उसको अपन क्या बोल देंगे, अल्फा 2 बोल देंगे। और इसके कारण जो तुल्य वोल्टेज है ना, वो वोल्टेज कहाँ हो जाएगी, यहाँ कहीं हो जाएगी। ठीक है, यानी आप क्या नोट कर पाओगे, यहाँ पे ER की वैल्यू क्या हो गई, ER की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, ये EB2 जैसे अगर अपन ने बनाया, वैसे तो देखिए ना, ये भी इसके बराबर ही है। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये दोनों की दोनों वोल्टेजेस तो जो उत्तेजन है वो तो बराबर ही है, तो आप इसको ऐसे EB भी लिख सकते हो दोनों केसेस के अंदर। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर यहाँ पे जो तुल्य वोल्टेज रहेगी ना, वो इससे भिन्न आएगी। ठीक है, भिन्न आएगी, तो जो आर्मेचर का करंट है वो भी क्या आएगा, भिन्न आएगा। और क्योंकि ये जो वोल्टेज है ना, ये इससे बड़ी है ना, किससे, ER1 से बड़ी है ना, इसका मतलब यहाँ पे जो करंट रहेगी वो भी करंट भी क्या रहेगी, इस करंट से अधिक रहेगी। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे
यहाँ पे ये होएगा कि ये जो वोल्टेज रहेगी, ये जो करंट रहेगी वो यहाँ पे कहीं पे बन जाएगी और इससे अधिक बनेगी जिसको I2 बोलेंगे, और यहाँ पे जो सेकेंड एंगल रहेगा वो φ2 उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नोट करने वाली 2-3 चीज़ें हैं। क्या चीज़ें हैं देखिए ना, यहाँ पे क्या होएगा, एक तो अल्फा है ना, α1 से α2 बड़ा रहेगा। पहला चीज़ क्या रहेगा, α1 जो α2 है वो α1 से बड़ा रहेगा। दूसरी चीज़ क्या हो गई, यहाँ पे आप नोट करोगे जो φ है ना, यानी φ1 है ना, वो φ1 भी किससे, φ2 से छोटा रहेगा, यानी φ2 बड़ा रहेगा। ठीक है, और φ2 बड़ा होने का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे ही आप लोड बढ़ाओगे ना सामान्य उत्तेजन के अंदर, तो जो शक्ति गुणांक है जिसको अपन क्या बोलते हैं, cos φ2, ठीक है, वो cos φ2 क्या होएगा, वो डिक्रीज होएगा, यानी जो शक्ति गुणांक है वो क्या होएगा, डिक्रीज होएगा। कौन से केस के अंदर, सामान्य उत्तेजन के केस के अंदर। अब जैसे आगे वाले उत्तेजन अपन पढ़ेंगे ना, तो वहां पे ये चीज नहीं होगी, वहां पे क्या होएगा, ये जो शक्ति गुणांक है ये बढ़ेगा। ठीक है, उसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक और चीज क्या हुई, यहाँ पे आप नोट करोगे जो तीसरी चीज हुई ना, वो क्या हुई कि जो IA1 है वो भी IA2 से छोटा रहेगा। इसका मतलब ये जो करंट है, ये करंट भी क्या हो गई, बढ़ गई। ये जो करंट रहेगी ना, ये करंट तो आप ये नोट करोगे जब भी अपन तीनों केसेस की बात करेंगे ना, तो तीनों केसेस के अंदर ये करंट बढ़ेगी। ठीक है, अंतर कहाँ आएगा, सिर्फ और सिर्फ इस जो शक्ति गुणांक है ना, इस शक्ति गुणांक के अंदर। ठीक है, अब जैसे आगे अपन बात करते हैं जो सेकंड उत्तेजन है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, दूसरा प्रकार अपन पढ़ लेते हैं यहीं पे, जिसको अपन क्या बोलेंगे, अल्प उत्तेजन। ठीक है, 3 प्रकार थे अपन ने अभी जस्ट मैंने बताया। तो ये तो कौन सा था, सामान्य उत्तेजन। अब दूसरा केस अपन पढ़ते हैं कौन सा, अल्प उत्तेजन। ठीक है, जो दूसरा केस रहेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, अल्प उत्तेजन। ठीक है, अल्प उत्तेजन का मतलब क्या है, मैंने जस्ट बताया कि अल्प उत्तेजन का मतलब क्या है, जो उत्तेजन है ना वो कम है। किससे कम रहेगा, ये कम रहेगा, किससे कम रहेगा, ये कम रहेगा इस सप्लाई से। किस सप्लाई से, जो सप्लाई आपने मोटर को दी है। अब दोनों केसेस यहाँ पे भी देखेंगे कि कम लोड पे क्या स्थिति रहती है और अधिक लोड के ऊपर क्या स्थिति रहती है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, देखिए ना, फर्स्ट केस वैसा का वैसा अपन बनाते हैं। क्या करा अपन ने, V वोल्टेज सप्लाई दी। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि लोड है तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू रहेगी EB। ठीक है, और यहाँ पे कोई ना कोई एंगल रहेगा α1। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगी, वहां पे अपन ने बराबर का चिन्ह लगाया था जो प्रीवियस केस था उसके अंदर। क्यों लगाया था, क्योंकि वहां पे उत्तेजन कौन सा था, समान उत्तेजन था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कम है, अल्प है, तो अपन ने इसको क्या कर दिया, छोटा बना दिया। ठीक है, अब क्या होएगा, इसके कारण एक तुल्य वोल्टेज प्रवाहित होएगी, जिसकी वैल्यू कहाँ रहेगी, यहाँ पे रहेगी। ठीक है, और ऐसे करके ये ER1 इसके अंदर प्रवाहित होने लग जाएगा। ठीक है, और ER1 अगर उसके अंदर लगेगा ना, तो यहाँ पे एक धारा भी प्रवाहित होएगी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, IA1, और यहाँ पे एक एंगल रहेगा जिसको φ1। ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया। ठीक है, तीनों केसेस में ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, पर जो सेकंड केस रहेगा ना, मतलब लोड लगाने, मतलब बढ़ाने पे इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वो अलग अलग रहेंगे। ठीक है, अब जैसे ही आपने लोड बढ़ाया ना, लोड बढ़ाते ही क्या होएगा, ये पीछे हो जाएगा। कौन पीछे हो जाएगा, EB। ठीक है, और ये जो एंगल रहेगा ना α2, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या बोल दिया अपन ने, यहाँ पे भी जो α1 है ना, वो α2 से छोटा रहेगा। कौन बढ़ गया, α2 बढ़ गया, जैसे ही आपने लोड बढ़ाया। अगर आपने α2 बढ़ाया ना, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू रहेगी, वो वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किसकी, तुल्य वोल्टेज की, ER2 इसको बोलोगे। अच्छा, यहाँ पे अब जो तीसरी की चीज क्या होगी, करंट के अंदर चेंज होएगा। देखिए, अगर ER2 बढ़ा है तो करंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर इस केस के अंदर, किस केस के अंदर, अल्प उत्तेजन के केस में आप क्या नोट करोगे कि यहाँ पे जो करंट है ना, वो करंट यहाँ पे कहीं रहेगी। इसका मतलब क्या रहा कि ये जो φ है ना, ये φ क्या हो गया, घट गया। क्या हो गया, φ घट गया। वहां पे क्या हो रहा था,
कि जो सेकंड अपन लिखते हैं, पहले इसको ER2 को लिख लेते हैं कि ER1 ER2 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। जो तीसरी स्थिति मैंने क्या बताई, यहाँ पे जो phi1 रहेगा ना वो बड़ा रहेगा phi2 से। जो प्रीवियस केस था ना वहां पे क्या था, ये जो phi1 था ना ये phi1 phi2 से छोटा था, ठीक है। अगर ये बड़ा है ना इसका मतलब क्या है, यानी ये एंगल छोटा हो रहा है ना, इसका मतलब लास्ट के अंदर जो शक्ति गुणांक है ना वो क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो उससे यहाँ पे अंतर क्या आ गया, यहाँ पे अंतर आ गया कि जो शक्ति गुणांक है यहाँ पे तो इंप्रूव हो रहा है और वहां पे क्या हो रहा था, शक्ति गुणांक कम हो रहा था, ठीक है। और बाकी वैसा का वैसा ही केस रहेगा करंट के केस के अंदर, यानी जो IA2 रहेगी ना वो तो इससे बड़ी ही रहेगी, किससे, IA1 से, ठीक है। तो समानता की बात करोगे तो यहाँ पे ये चीज वहीं से सेम है, ठीक है, यानी α2 तो बढ़ेगा, यहाँ पे लोड एंगल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तुल्य जो वोल्टेज रहेगी वो भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और जो धारा है आर्मेचर की वो भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और ये जो चीज रहेगी ना जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, जो कि शक्ति गुणांक है, वो शक्ति गुणांक यहाँ पे इंप्रूव हो रहा है। इंप्रूव होने का मतलब क्या है, ये एकांक की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। एकांक कब होता है, जब आप नोट करोगे, जब भी ये जो वोल्टेज रहती है ना, ये वोल्टेज और करंट दोनों के दोनों सेम फेज के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये जो करंट था ना, ये करंट किसकी तरफ बढ़ गया, वोल्टेज की तरफ बढ़ गया, यानी शक्ति गुणांक क्या हो गया, अच्छा हो गया, ठीक है। अब जो तीसरी स्थिति रहेगी ना, तीसरी स्थिति कौन सी है, तीसरी है अति उत्तेजन की। होप आपने ये नोट कर लिया होगा। तीसरी स्थिति कौन सी रहेगी, तीसरी स्थिति रहेगी अति उत्तेजन की। कौन सी रहेगी, अति उत्तेजन की। अति उत्तेजन का मतलब क्या है कि यहां पे जो EB रहेगा ना वो बड़ा रहेगा किससे, V से, ठीक है। क्या रहेगा, EB V से बड़ा रहेगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों केसेस में उनमें इसमें क्या फर्क रहेगा, यहां पे अगर EB बड़ा रहेगा ना, EB बड़ा रहने का मतलब क्या है कि जो भी तुल्य करंट रहेगी जिसको अपन क्या बोलते हैं IA, ठीक है, जो कि आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होगी, वो जो करंट रहेगी ना वो V से पीछे नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि EB बड़ा है ना, तो EB क्या कोशिश करेगा, करंट को अपनी तरफ खींचने की, ठीक है। इसका मतलब क्या रहेगा कि जो करंट है ना आर्मेचर करंट, वो आर्मेचर करंट इससे लीड करेगी, किससे लीड करेगी, इस वोल्टेज से जो कि आपने सप्लाई दी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अंतर ये आ जाएगा, ठीक है। अपन इसको बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बोला, अपन ने यहाँ पे भी सप्लाई दी, कौन सी, यहाँ पे भी V ही सप्लाई दी। यहाँ पे जो EB रहेगा ना वो EB इसकी तुलना में बड़ा रहेगा, इसको अपन ने EB बना दिया, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई एंगल रहेगा जिसको अपन क्या बोलेंगे, α1 बोलेंगे, और इनके कारण एक तुल्य वोल्टेज बनेगी, जिस तुल्य वोल्टेज को अगर आप यहाँ पे कहीं पे बना रहे हो तो ये तुल्य वोल्टेज बन गई, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, ER। और इसके कारण जो करंट बनेगी ना वो करंट यहाँ पे बनेगी, जिसको अपन IA से प्रदर्शित करेंगे। देखिए इससे छोटी रहेगी करंट, IA से प्रदर्शित करेंगे IA1 से, और यहाँ पे रहेगा कौन रहेगा, अल्फा, क्या रहे, सॉरी यहाँ पे रहेगा जो फाई है, क्या रहेगा, phi1। वहां पे क्या हो रहा था, ये करंट पीछे थी। करंट पीछे क्यों थी, क्योंकि ये वोल्टेज बड़ा था या फिर बराबर था। यहाँ पे ये बड़ा हो गया ना, तो ये क्या कोशिश करेगा, करंट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अब जैसे ही आपने क्या करा, इस ये जो लोड है उस लोड को बढ़ाया, ये तो कौन सी स्थिति है, सामान्य यानी कम लोड की स्थिति है। अब जैसे आपने अल्फा को बढ़ाया ना, यानी लोड को बढ़ाया ना, तो ये जो एंगल है, ये एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इंक्रीज होने के साथ ही ये यहां कहीं इसकी वैल्यू आ जाएगी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, α2। यानी यहां पे भी पहला केस तो क्या हो गया, जो α1 है ना वो तो छोटा ही रहा, किससे, α2 से। किससे छोटा रहा, α2 से, ठीक है। यहां पे तुल्य वोल्टता यहां पे कहीं पे रहेगी, इसको अपन ER2 बोलेंगे, जो भी किससे, इससे बड़ी ही रहेगी, ठीक है ना। तो सेकंड केस भी क्या हो गया, ER1 किससे छोटा है, ER2 से छोटा है, ठीक है।
तीसरी स्थिति क्या रही, करंट रहेगी ना, क्योंकि ये इधर शिफ्ट हुआ ना, करंट भी क्या होगी, नीचे शिफ्ट होएगी। और अगर ये बड़ा है तो ये जो करंट रहेगी ये भी क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। और यहाँ पे φ2, ठीक है। यानी इस केस के अंदर क्या हो गया वापस, तीसरा IA1 छोटी रहेगी IA2 से, और जो अगला एंगल है ना वो एंगल भी φ1 बड़ा रहेगा φ2 से। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो शक्ति गुणांक है यानी cos φ2 है वो क्या हो गया, इंप्रूव हो गया। तीनों स्थिति में आप क्या नोट कर पाओगे, कॉमन जो चीजें हुई हैं तीनों के अंदर, अगर आप उनको एक एक करके लिखोगे तो तीनों में समान तो क्या हुआ है, तीनों केसेस में। जैसे इसका अगर अपन यहाँ पे इन तीनों का अगर अपन सार निकालना चाहें, इन तीनों का सार निकालना चाहोगे आप, तो आप क्या नोट करोगे, तीनों केसेस में जो α1 है वो α1 α2 से छोटा रहेगा। यानी हर केस में लोड एंगल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तीनों में है ना, तीनों में, ठीक है। दूसरी चीज तीनों में क्या हो रही है, तीनों के अंदर जो तुल्य वोल्टेज है वो तीनों में इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तीनों में हो रही है। ये भी तीनों के अंदर क्या हो रहा है, जो तुल्य धारा है वो धारा भी इंक्रीज हो रही है आर्मेचर की। परिवर्तन कहां पे है, परिवर्तन है cos φ के अंदर। जो चौथी चीज है वो क्या है, जो परिवर्तन है ना वो परिवर्तन कहां पे है, शक्ति गुणांक के अंदर। यहां पे क्या हो रहा है कि जो दो स्थिति है, कौन कौन सी स्थिति, एक तो अति उत्तेजन की और दूसरी कौन सी, अल्प उत्तेजन की। इन दोनों स्थिति के अंदर जो शक्ति गुणांक है ना, कौन, शक्ति गुणांक यूनिटी यानी एकांक की तरफ बढ़ता है। किसकी तरफ बढ़ता है, एकांक की तरफ बढ़ेगा दोनों के दो केसेस में। और जो तीसरा केस रहेगा ना, जो पहला केस था एक्चुअल के अंदर जिसको अपन बोल रहे थे कौन सा, सामान्य उत्तेजन, वहां पे जो शक्ति गुणांक है वो शक्ति गुणांक घट रहा था। क्या हो रहा था, घट रहा था, ठीक है। तो अगर आप बात करोगे ना, कभी क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं यहाँ पे, तो जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इन वैल्यूज के ऊपर आते हैं कि भाई जब आप अति उत्तेजन की बात करोगे तो उसके अंदर लोड एंगल, अगर लोड में परिवर्तन करोगे तो लोड एंगल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर तुल्य वोल्टेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर जो आर्मेचर धारा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो तीनों केसेस के अंदर लोड एंगल भी बढ़ेगा, तुल्य वोल्टेज भी बढ़ेगी और तुल्य आर्मेचर धारा भी बढ़ेगी। पर जैसे आप शक्ति गुणांक की बात करते हो ना, तो अल्प और दूसरा कौन सा, अति उत्तेजन के केस के अंदर तो क्या होएगा, जो शक्ति गुणांक है वो इंप्रूव होगा यानी अच्छा होएगा। और अगर आप उस केस के अंदर, यानी जो फर्स्ट केस था सामान्य उत्तेजन वाला, सामान्य के अंदर क्या होएगा, ये घटेगा, कौन, शक्ति गुणांक, ठीक है। आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या चीज पढ़ी थी, आज के लेक्चर के अंदर हमने समझा कि जो सिंक्रोनस मोटर रहती है उसका लोड के ऊपर प्रचालन कैसे होता है। होप जो आज अपन ने डिस्कस किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छे से समझ में आया है और मेरी ये क्लास और अन्य क्लासेस आपको अच्छे से समझ में आ रही है और पसंद आ रही है, तो आप मेरे वीडियोस को आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर सकते हैं। और मुझसे अच्छे कंटेंट की उम्मीद करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग सिंक्रोनस मोटर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको अपन वी कर्व बोलते हैं उसको डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। हैव ए नाइस डे।